हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्राइटस परसेप्शन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी ज्योग्राफी में आते हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बेसिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बेसिक में हम लोग हमारी एनसीईआरटीज़ करने वाले हैं जो कि होगी हमारी क्लास 6 से स्टार्ट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हम लोग सारी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे जो कि हमारी बेसिक में आएगी। इसके अलावा एडवांस के लिए हम लोग हमारी जो ऑथेंटिक बुक्स थी उसके नोट्स एज वेल एज जो अदर नोट्स से अदर सोर्सेज से वो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो होगी हमारी क्लास 6 की वो हम लोग इसलिए पढ़ने वाले हैं कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसमें अलग अलग फील्ड से बच्चे बैठते हैं, अलग अलग फील्ड से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो सोशल साइंस बैकग्राउंड है वो नहीं रह पाता है, वो उस कंसेप्ट को जो होते हैं ना बेसिक कंसेप्ट वो भूल चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले वो चीज़ें पढ़ी होती है। और ये जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारे उन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करने में हमारी हेल्प करती है कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो हम लोग इसमें समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल इतना बेसिक लेवल से भी नहीं करने वाले हैं कि आपको ये लगे कि ये आपके लिए बेस्ट है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, बट एकदम एडवांस भी नहीं और एकदम बेसिक भी नहीं। ये सिर्फ उस लेवल तक रहेगा जितना उस एनसीईआरटी को होना चाहिए और जो हमारे यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा डे 1 में क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1, दैट इज द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। आज लोग हम जो है वो द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो जो सोलर सिस्टम है ना वो जो सन और उसके आसपास जो भी चीज़ें घूम रही है उसके आसपास जो रिवॉल्व कर रही है उनसे मिलके बनता है सोलर सिस्टम। उसकी जो एक फैमिली होती है सन की, उसके आसपास जो चीज़ें रहती है वो सोलर सिस्टम बनाती है। अब सन के आसपास क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली वो जो चीज़ें होती है वो होती है हमारे 8 प्लैनेट्स जो हमने सुनकर रखा है, मर्क्यूरी, विनर्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स। इसके अलावा उसके जो मून्स रहते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स के भी जो मून्स रहते हैं वो। इसके अलावा जो ड्राफ्ट प्लैनेट्स लाइक प्लूटो और जो भी एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ये जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम, एक फैमिली बनाते हैं जो कि सन की, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब इस जो सन है उसका सेंटर है इसलिए हमने इसको सोलर सिस्टम कहा हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ सोलर सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है। अगर अब हम बात करें तो देखिए ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, बेसिकली हमारी अर्थ जो है वो हमारी आती है सोलर सिस्टम में। ये जो हमारी अर्थ है वो आती है हमारी सोलर सिस्टम में, और ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये पूरा सोलर सिस्टम ये आता है हमारा एक गैलेक्सी में जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी अर्थ बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में आती है और जो सोलर सिस्टम है ना वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अब जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती है तो वो मिलके एक ग्रुप बनाती है जिसे हम कहते हैं लोकल ग्रुप्स। ठीक है। अगर हम बात करें मिल्की वे, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में तो हमारा सोलर सिस्टम है, बट जो मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी उसका क्या नाम है। मिल्की वे गैलेक्सी की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम होता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती है तो वो मिलकर बना देगी लोकल ग्रुप्स, और जब बहुत सारे लोकल ग्रुप्स लाइक इसमें देखिए जैसे एक दो बहुत सारे जब लोकल ग्रुप्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं अपना सुपर क्लस्टर। ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में एग्जिस्ट करती है उसका नाम है लेनिकिया सुपर क्लस्टर। ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए यहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में एग्जिस्ट करती है वो होता है हमारा लेनिकिया सुपर क्लस्टर। और हमारे इंडिया ने रिसेंटली जिस सुपर क्लस्टर को फाउंड किया है वो है हमारा सरस्वती सुपर क्लस्टर। इंडिया ने रिसेंटली जिसे फाउंड किया वो है सरस्वती सुपर क्लस्टर। इसलिए कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अगर किसी भी सुपर क्लस्टर का नाम दे दिया सरस्वती तो ये मत सोचिएगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी उस सुपर क्लस्टर में एग्जिस्ट करती है। वो इंडिया ने बस फाउंड किया है, बट उसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्स। तो होता क्या बेसिकली यूनिवर्स है, वेट फॉर अ मिनट, बेसिकली हमारा होता क्या है जिसके ये सुपर क्लस्टर से, तो यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्सिटीज में आते हैं हमारे लोकल सुपर क्लस्टर्स। जब बहुत सारे सुपर क्लस्टर जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स में,
ऐसे नहीं, उससे ऐसे समझ सकते हमारी अर्थ जो है वो आती है हमारी सोलर सिस्टम में। जो ये सोलर सिस्टम होते हैं वो होते हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट। मतलब जब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलते हैं तो वो मिलके बनाते हैं गैलेक्सी, और हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। अब जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती है तो वो मिलके बनाती है लोकल ग्रुप्स, और जब बहुत सारे लोकल ग्रुप्स मिलते हैं ना तो वो बनाते हैं हमारा सुपर क्लस्टर। अब एक बात ध्यान रखने की जो है वो ये है कि इन लोकल ग्रुप्स को हम लोग लोकल क्लस्टर भी बोलते हैं। सुपर क्लस्टर मतलब बहुत सारे क्लस्टर्स, बट इनको जो सिंगल क्लस्टर है उसे हम बोलते हैं द लोकल क्लस्टर। ठीक है, तो ये इसे लोकल ग्रुप एज वेल एज लोकल क्लस्टर भी कहते हैं। और ये जो सारे सुपर क्लस्टर है वो आते हैं हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो होता है। अगर हम आगे देखें तो ये तो हो गई हमारी बात इनकी। नेक्स्ट सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, मैंने बता दी कि सोलर सिस्टम जो होता है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। उसके आसपास जो चीज़ें उसके आसपास सन के आसपास जो अराउंड में रिवॉल्व करती है वो मिलके बनाती है हमारा सोलर सिस्टम। अब जो सन के आसपास जो चीज़ें राउंड करती है ना तो हमेशा इलेप्टिकल पाथ में राउंड करती है। इलेप्टिकल पाथ कैसा कि मतलब वो बिल्कुल सर्क्यूलर नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा इस टाइप से शेप रहता है उसका, तो इस टाइप से शेप में वो राउंड करती है। ठीक है, एकदम इलेप्टिकल पाथ रहते हैं थोड़ा सा उसमें, ये सन के आसपास राउंड करती है और उसे हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें मतलब जिसके सन के आसपास ही हमारा सेंटर है। तो अगर सन के आसपास रिवॉल्व करेगी ना तो उसे हम लोग हमारा ऑर्बिट्स कहेंगे। लाइक ये, अब जैसे ये हमारा सन है, अगर जैसे ये मर्क्यूरी है, अब अगर ये मर्क्यूरी जिसके सन के आसपास इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है पूरा, तो ये जो होगी ना ये हो जाएगी मर्क्यूरी की ऑर्बिट, और ये इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो जो सन है ना वो हमारा एक तो सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। ये 150 मीटर अवे होता है हमारे अर्थ से। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ रहता है। मतलब जो सन है ना उसमें जो गैसेस होती है ना बहुत ज़्यादा हॉट होती है, इसके वजह से सन भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है एक तरह से, और इसी की जो हीट एंड लाइट रहती है ना वो हमारी अर्थ को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सन के आसपास जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में अराउंड कर रही है वो होती है हमारे मर्क्यूरी, विनर्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, बट 2006 में प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है प्लैनेट्स की कैटेगरी में आने पे। बट जो प्लूटो था वो उस कैटेगरी में फिट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसे ड्राफ्ट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था 2006 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो सन है ना उसको हम लोग बोलते हैं बिगेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है ना जो हमारी अर्थ को जो भी हीट एंड लाइट मिलती है वो मेजोरिटी की उसमें हमारे सन से ही मिलती है। सन की अपनी खुद की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से प्लैनेट्स है उसके आसपास एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो प्लैनेट्स के आसपास राउंड करते हैं इलेप्टिकल पाथ में, तो उसके पीछे जो होता है ना सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब क्या हुआ था कि सन में ना एक फ्यूजन रिएक्शन हुआ था। दो तरह की रिएक्शन होती है, फ्यूजन और एक होती है फिजन। तो जो सन है ना उसमें फ्यूजन रिएक्शन हुई थी, जिसमें कि जो सन है ना उसमें जो हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ था, जिसके वजह से सन जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो होते हैं ना जो है ना वो स्टार्स की तरह ही लुक होते हैं। मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसको स्टार्स क्या होते हैं वो हम आगे नेक्स्ट उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। और इनकी खुद की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, जैसे स्टार्स की अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती ना, वैसे प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। ये हमेशा अपनी जो पोजीशन है ना वो चेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे वो सन के अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो उनकी पोजीशन जो है ना वो चेंज होती है। हर प्लैनेट्स का अपना टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो टाइम लेता है ना प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड में, उसे हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो टाइम है ना इसका जो ड्यूरेशन है ना वो जैसे जैसे सन से डिस्टेंस प्लैनेट्स की जैसे जैसे ज़्यादा होगी ना वैसे वैसे इसका ड्यूरेशन जो होगा वो ज़्यादा होता जाएगा।
सिर्फ वो जो प्लैनेट्स है ना वो सिर्फ सन के आसपास रिवॉल्व नहीं कर रहे किसी, जिसके सन है सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे, वो खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते, ठीक है। मतलब जो प्लैनेट्स है ना वो सन के आसपास तो रिवॉल्व करते ही करते बट खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करते, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनकी खुद की सैटेलाइट्स और मून्स होती है जो उनके आसपास रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अर्थ की अपनी खुद की सैटेलाइट है, जो हमारा मून है जो हमारे अर्थ के आसपास रोटेट करता है, ठीक है। और जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, तो जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, तो उसे सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. और अगर हम बात करें तो बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो हमारे अर्थ के आसपास रोटेट करती है। अब आपको ना जब भी मतलब ये जो पीडीएफ है वो इस तरीके से बनाई गई है कि आपको बिल्कुल एक भी कंसेप्ट इसका लिखना नहीं पड़ेगा। आपको अगर बस आपको ये पीडीएफ जो है ना उसको आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक भी कंसेप्ट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी गई है। सो आपको लिखने मतलब आपको सिर्फ इसको रीड अप जरूर करना पड़ेगा कि हाँ टाइम से टाइम रीड करना है। बाकी एनसीईआरटी के नोट्स बनाना आपके लिए तो जरूरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी है ना वो सबसे फर्स्ट और नियरेस्ट और इनरमोस्ट प्लेनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ये ना अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्थ का मून है ना उससे बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है। बाकी हमारा मतलब इसकी साइज जो है ना अप्रोक्सीमेटली अगर हम हमारे अर्थ के मून की साइज देखेंगे ना तो इसकी अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी ही बड़ी होती है, वरना अर्थ और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है। मर्क्यूरी की खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। नासा ने ना मर्क्यूरी की स्टडी के लिए एक मिशन सेंड किया था जिसका नाम रखा गया था मैसेंजर, जिससे कि हम लोग मर्क्यूरी को पूरी तरह से स्टडी कर पाएँ कि मर्क्यूरी पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। एज अ कंक्लूजन हमें ये पता चला है कि मर्क्यूरी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट है, बाकी हॉटेस्ट नहीं है। बट ये कैसे हो सकता है कि सन के सबसे नियरेस्ट है उसके बाद भी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है? तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट है ना वो आता है हमारा वीनस। अब वो क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल जो मर्क्यूरी है ना वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन के आसपास कंप्लीट करने के लिए लेता है 88 डेज। ये सबसे कम डेज लेता है क्योंकि सबसे नियरेस्ट है सन के, तो उसको सबसे कम डिस्टेंस इसके सन के आसपास रिवॉल्व करने में लगती है, इसलिए 88 डेज लेता है पूरे कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 59 डेज अर्थ डेज टू मेक वन डे, मतलब अगर हम बात करें तो अर्थ के जो 59 डेज होते हैं ना वो उसके वन फुल रोटेशन के लिए, मर्क्यूरी के वन फुल रोटेशन के लिए होते हैं। बेसिकली होता है कि मर्क्यूरी जो है ना वो अर्थ की मतलब सन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो यहाँ पे डेज और नाइट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ही होते हैं, क्योंकि वो अर्थ के इतने पास में कि उसमें ना मतलब ज़्यादा उसको अंतर नहीं होता है। तो दैट्स वाई इसलिए। बट अगर हम बात करें ईयर की तो जो मर्क्यूरी है ना उस पर ईयर्स जो है ना वो बहुत जल्दी पास आउट हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ पे ईयर्स निकल जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम। इट इज़ द क्लोनेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग टू गो ऑल द वे अराउंड, ठीक है। मतलब ये देखिए होता क्या है, जो हमारा मर्क्यूरी है ना वो अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ की कंपैरिजन में ना बहुत ही ज़्यादा स्लोली रोटेट करता है हमारे अर्थ की कंपैरिजन में, तो इसलिए जो इसको ना एक रोटेशन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर हम बात करें 59 अर्थ डेज और एक मर्क्यूरी का दिन, इतना स्लो ये रोटेट करता है। बाकी जो मर्क्यूरी पे ईयर है ना वो बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि वो सन के बहुत ही ज़्यादा पास में, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक ईयर पास करने में, ठीक है। सेकंड प्लेनेट की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा आता है वीनस। वीनस जो होता है उसको सेकंड प्लेनेट होता है वो हमारे सोलर सिस्टम का। इसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स भी कहा है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे सन और मून के बाद में अगर कोई सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ना पूरे यूनिवर्स में तो वो हमारा वीनस होता है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और ये जो है ना हॉटेस्ट प्लेनेट होता है यूनिवर्स का। देखिए मैंने भी आपको यही बात लास्ट स्लाइड में मैंने आपको मर्क्यूरी में बताया था कि मर्क्यूरी वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट है, बट हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है यूनिवर्स का। पर वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो
वीनस है ना, उसका जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर है ना वो CO2 से बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हीट को एब्जॉर्व करता है। अब ये जो हीट को एब्जॉर्व करता है ना, तो इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करने की वजह से। इसीलिए वन ऑफ द मतलब ये हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। वही हमारा जो मर्क्यूरी है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। ठीक है, वीनस की अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। यूएसएसआर ने एक और मिशन सेंड किया था वीनस पे, तो उससे भी यही मालूम होता है कि हमारे वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं जबकि हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, वीनस हॉटेस्ट है और मर्क्यूरी वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा वीनस है ना वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में 2 ऐसे प्लेनेट है जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लेनेट जो है वो हमारे वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं। तो वो 2 प्लेनेट्स हैं, एक तो है हमारा वीनस और एक है हमारा यूरेनस। दोनों के इसको याद रखने का सिंपल टेक्निक ये है कि वीनस और यूरेनस दोनों के लास्ट में अस है, तो दोनों ही जो है हमारे प्लैनेट्स वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। अगर हम बात करें तो वीनस को ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है ना वो बहुत हद तक हमारी अर्थ की साइज़ से सेम होती है, इसीलिए इसको ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है। अगर हम बात करें तो वीनस जो है उसको 225 डेज लगते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड में। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मार्स। अर्थ को हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि अर्थ को हमको थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी हमने स्किप किया। मार्स जो है वो हमारा 4th प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। ये रेड होता है कलर में, क्योंकि ये जो है ना वो आयरन ऑक्साइड से बना हुआ था। इसकी सरफेस जो होती है ना वो आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, जिसकी वजह से ये रेड कलर में अपेयर होता है। इसकी वजह से हमको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो टोटल 687 डेज लेता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड में। अगर हम बात करें मार्स पे जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है ना पूरे सोलर सिस्टम का, डेट इज निक्स ओलंपिया, जो कि रेड कलर का है, वो हमारे मार्स पे पाया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पे है, तो वो होता है हमारा मार्स पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि रेड है कलर में, क्योंकि इसकी आयरन ऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से रेड होता है कलर में। मार्स की 2 सैटेलाइट्स होती है, एक होती है फोबोस और एक होती है डेमोस। ये आपको याद रखना है कि मार्स के 2 सैटेलाइट्स है, एक होती है फोबोस और एक होती है डेमोस। नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो होता है कि बेसिकली जिसके हमारे सोलर सिस्टम है, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद में ना कि सब बेल्ट बना हुआ है हमारी अर्थ। अभी बेल्ट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमारा सन है, ये हमारा सन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आ गया हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। फिर ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। फिर आता है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो इस टाइप से हमारा कुछ सोलर सिस्टम रहता है। ठीक है, सो ये एस्टेरॉइड बेल्ट होता क्या है, तो जब सोलर सिस्टम बन रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, बहुत सारे जो रॉकी पार्टिकल्स थे ना वो क्या हो गए थे कि कंबाइन नहीं हुए थे, वो अलग अलग साइज में ना, मतलब प्लैनेट्स में कंबाइन ना होके खुद ही अलग अलग उसमें उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसके बेसिस पे वो लोग एक दूसरे से मिल गए थे, और ऐसे अलग अलग शेप्स में ना ऐसे रॉक्स टाइप्स में बन गए थे। अब ये बनने के बाद क्या हुआ कि ये ना एक स्पेसिफिक पाथ में मूव करने लग गए। किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। तो सन के अराउंड में एक स्पेसिफिक पाथ में मूव करने लग गए, और इस टाइप से उन्होंने एक बेल्ट फॉर्म कर दिया। इसमें बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स जो है ना, वो बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स है जो इसके अराउंड में इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट को हमने नाम दे दिया एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो एक स्पेसिफिक पाथ में मूव कर रहा है किसके, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में हम लोग बोले तो डेब्रिस ऑफ रॉक्स और रेक ऑफ डेब्रिस विच डिडंट फॉर्म प्लैनेट्स एंड स्टार्ट मूविंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मतलब ये डेब्रिस ऑफ रॉक्स से जिन्होंने कोई भी प्लैनेट में फॉर्म नहीं हुए, और इन्होंने ना एक फिक्स्ड पाथ में मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हम लोग एक बेल्ट के फॉर्म में, जिसे कि हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहने लगे। अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बेल्ट है पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में और भी बेल्ट हैं, पर जो मेजर जो है ना वो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है हमारा क्यूपर बेल्ट। जो क्यूपर बेल्ट होता है ना, ये हमारा नेपच्यून और प्लूटो के बीच में
रिवॉल्व करता है एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ये इस टाइप से रिवॉल्व करता है किसके, नेपच्यून और प्लूटो के बीच में, ठीक है। और भी बेल्ट्स होते हैं बट बेसिकली हमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट होता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आता है हमारा जुपिटर। तो जुपिटर जो है ना वो लार्जेस्ट प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम का। इसे हम लोग जोवियान भी कहते हैं, जुपिटर को जोवियान भी कहते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको नेक्स्ट उसमें काम आने वाला है। अब देखिए जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट पूरे सोलर सिस्टम का, इसको जोवियान कहते हैं। अगर हम बात करें तो जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है ना, इन चारों, जैसे कि हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के जो इस साइड वाले, एक मिनट वेट, ये एस्टेरॉयड जैसे हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है तो इसके जो इस साइड वाले ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है ना, इसको हम लोग कहते हैं हमारे जोवियान प्लैनेट्स। और जोवियान प्लैनेट्स के अलावा हम लोग गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, गैसेस से बने हुए रहते हैं इसीलिए। और इसका ये जो जोवियान प्लैनेट्स है ना, जोवियान नाम जो है ना वो हमारा आता है हमारा जुपिटर से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एस्टेरॉयड बेल्ट्स के जो इस तरफ वाले जो प्लैनेट्स, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसे हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स, ठीक है। क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स के अंदर वाली साइड इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं हार्ड सरफेस के होते हैं, तो ये इसीलिए ये रॉक्स वगैरह से बने हुए रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। वहीं ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस से नेपच्यून से हम लोग जोवियान एज वेल एज गैसियस एज वेल एज आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की, दैट इज गाइनामाइट, वो जो है वो हमारे जुपिटर पे फाउंड किया जाता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है वो नहीं है। लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारी जो सैटर्न पे फाउंड की जाती है, जुपिटर पे हमारी गाइनामाइट है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की, दैट इज यूरोपा, वो भी हमारे जुपिटर पे मिलती है। जुपिटर की टोटल 79 सैटेलाइट्स है, जिसमें से 53 कंफर्म हो गई है, 26 अभी कंफर्म नहीं हुई, मतलब इन पे भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। बाकी 53 की रिसर्च हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो 4 मेजर सैटेलाइट जो है जुपिटर की, जो 4 मेजर सैटेलाइट्स है, इसे हम लोग गैलीलियो मून्स भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की बात है, इन्हें गैलीलियो मून्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें ना गैलीलियो ने 1610 में फाउंड किया था, इसीलिए जो 4 मेजर सैटेलाइट्स है उसे गैलीलियो मून्स कहते हैं। गैलीलियो ने 1610 में फाउंड किया था। अब ये गैलीलियो मून्स में कौन कौन से आते हैं, तो हमारे आते हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे आते हैं लो, यूरोपा, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो। ये 4 जो मून्स है वो हमारे आते हैं गैलीलियो मून्स में। अनलाइक अर्थ जो है ना, जुपिटर की कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती। मैंने बताई थी कि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये चारों ही गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैसेस से बने हुए रहते हैं, इसीलिए इन पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो अभी मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ, मार्स जो है वो हमारे रॉक्स से बने हुए रहते हैं। इसमें से मर्क्यूरी, वीनस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। और वहीं अगर बात करें तो अर्थ पे हमारी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हो ही रही है, चल ही रही है। और बची है फिर हमारी मार्स, तो मार्स पे अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सैटर्न की। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो चीज़ें याद करने की है वो है हमारी, एक तो कि जोवियान जो नाम है वो कहाँ से आया था, वो हमारे जुपिटर से आया है। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो मिलती है वो है एक तो हमारी गाइनामाइट और यूरोपा, ये दोनों है। और उसके अलावा गैलीलियो मून्स क्या होते हैं और उसे किसने और कब फाउंड किया, तो ये टॉपिक्स आपको इसमें भी पढ़ने के हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो हमारा 6th प्लेनेट है और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर हम बात करें तो हमारी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, डेट इज टाइटन, वो हमारे कहाँ पे मिलती है, टाइटन जो है वो हमारी सैटर्न पे मिलती है। और सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। सैटर्न की अगर बात करें तो उसकी टोटल 82 सैटेलाइट्स है, जिसमें कि 52 कंफर्म है, 29 कंफर्म नहीं है। सैटर्न के आसपास एक रिंग होती है, इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये एक इसी रिंग रहती है, तो जो होती है ना वो सैटर्न के आसपास होती है। इस रिंग को भी जिसने फाउंड किया था वो भी होता है हमारे गैलीलियो, इन्होंने ये रिंग भी फाउंड की थी। अनलाइक अर्थ जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि सैटर्न की अपनी कोई भी मतलब रॉकी सरफेस नहीं होती है, ये सॉलिड सरफेस नहीं है, ये क्या है, गैसियस सरफेस है। सैटर्न आर नॉट सॉलिड, ये जो होता है ना, ये आइस, डस्ट और रॉक्स इस टाइप से इंस्टीट्यूट से बना हुआ रहता है,
बाकी अगर बात करें तो इसके आसपास भी अगर हम ये रिंग देखें तो ये रिंग भी क्या है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो सैटर्न के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं एक फॉर्म में, वो इसके आसपास इस टाइप से एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सैटर्न में कुछ जो पीसेस है वो तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी कुछ जो पीसेस है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं। तो आइए इससे अलग अलग टाइप्स के रॉक से मतलब उससे रॉक्स से और इनसे बना हुआ है गैसेस वगैरह से। हम बात करें नेक्स्ट हमारा आता है यूरेनस। तो यूरेनस जो है वो 7th प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। जैसा मैंने आपको बताया था यूरेनस जो है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। जो एक और मैंने प्लेनेट का नाम बताया था जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है, दैट इज वीनस और यूरेनस, दो ऐसे प्लेनेट्स है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं। यूरेनस जो है वो हमारा गैसियस प्लेनेट है, इसे हम लोग ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। इसे ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ना ये इसका जो कलर है ना वो हल्का सा ब्लू ग्रीन कलर होता है। ये क्या होता है कि इसकी जो यूरेनस है ना उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, तो जिसकी वजह से जब सन इसके आसपास से पास होती है ना तो ये इस टाइप से ना मतलब कलर, सन इसके आसपास से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है सन की, तो ये क्या करता है कि जो मीथेन है ना उसका जो रेड पोर्शन है ना लाइट का वो तो एब्जॉर्ब करता है, तो इसके जैसे क्या होता है इसमें ब्लू ग्रीन जो कलर है ना वो हमारा इसमें दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। तो ये ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं, इसकी वजह है हमारी मीथेन गैस। अगर वन में बात करते हैं तो यूरेनस की अपनी 27 सैटेलाइट्स होती है। यूरेनस को आइस जायंट प्लेनेट भी कहते हैं। आइस जायंट क्यों कहते हैं, तो दो प्लेनेट्स है जिन्हें आइस जायंट कहते हैं, एक होता है हमारा यूरेनस और एक होता है हमारा नेपच्यून। इन दोनों को हम लोग आइस जायंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इनका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर होता है। नेगेटिव टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है ना वो सन से बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके वजह से इनका टेम्परेचर नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से जो लाइफ है वो यूरेनस पे पॉसिबल नहीं है। और यूरेनस का जो अगर हम बात करें तो हमारी जैसे अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, वैसे हमारा जो यूरेनस है वो 98 डिग्री से टिल्टेड है। मतलब थोड़ा सा जैसे हमारी जो अर्थ है, तो एक मिनट सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी अर्थ है तो ये हमारी अर्थ का जैसे ये एक्सिस ये होना चाहिए था सेंटर, बट ये 23.5 डिग्री से मतलब इसे टिल्टेड है, मतलब इसका जो एक्सिस है ना वो ये यहाँ पे ये इसका एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होती है। वैसे हमारा जो सैटर्न है ना वो पूरा सॉरी यूरेनस जो है ना वो हमारा कितने डिग्री से 98 डिग्री से टिल्टेड है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेपच्यून की। तो नेपच्यून जो है ना वो लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी टोटल 14 सैटेलाइट्स है। अगर हम बात करें तो ये भी आइस जायंट प्लेनेट है क्योंकि इसके नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से, और इसे तो जो नेपच्यून है ना वो टोटल 165 ईयर्स लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ये टाइम भी अभी हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं बिकॉज जो नेपच्यून है अभी तक जो हमने डिस्कवरी की इससे हमें ये पता चला है कि नेपच्यून को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में लगते हैं 165 ईयर्स, और नेपच्यून की 6 फेंट रिंग्स होती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नेपच्यून, इसमें सबको इतना ही पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लूटो। तो प्लूटो क्या है, इन 2006 में प्लूटो का ना जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने प्लूटो को हटा दिया था इसके प्लेनेट के से, क्योंकि प्लूटो जो है ना जब भी कोई प्लेनेट होता है तो क्या होता है कि उसको ना 3 कंडीशन जो है ना प्लूटो को, मतलब कोई भी प्लेनेट को 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तक उसमें से एक होती है हमारी जिसके प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में रोटेट करना पड़ता है। बट जो ना प्लूटो था ना वो क्या करता था, वो कभी भी एक ऑर्बिट में तो रोटेट ही नहीं करता। ये हमारा प्लूटो कभी ऐसे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कभी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कभी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं थी, जिसकी वजह से 2006 में जो IAU है ना इन्होंने इसे प्लैनेट के से हटा दिया था कैटेगरी से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने के लिए सिर्फ ये रीड आउट के लिए, तो आप इससे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख के रखा हुआ। जैसे क्या प्लैनेट्स को कभी भी जब भी कौन सी 3 कंडीशन होती है जो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को फॉलो करनी पड़ती है प्लैनेट बनने के लिए। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, स्टार्स भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मून भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट प्लैनेट्स और इनमें अंतर क्या होता है। तो देखो प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक तो वो हमेशा सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं,
इनका कहीं हद तक स्पेरिकल शेप होना चाहिए और इनका एक क्लियर ऑर्बिट होना चाहिए, मतलब जिसके है ना एक फिक्स्ड वे, एक फिक्स्ड पाथ होना चाहिए रोटेट रिवॉल्व करने के लिए। ऐसे अलग अलग पार्ट में तो इसके अलग अलग उसमें रिवॉल्व नहीं करना चाहिए, एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्लूटो है ना, वो उसकी जो थर्ड कंडीशन है ना, वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। मतलब फर्स्ट टू तो इस सन के आसपास भी रिवॉल्व कर रहा है, स्फेरिकल शेप भी इसका सब, मतलब दोनों क्राइटेरिया उसका था, बट जो थर्ड क्राइटेरिया था ना, क्लियर इट्स ऑर्बिट, वो इसका नहीं हो पा रहा था, इसके इसको प्लैनेट्स को हटा दिया था। अगर अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, तो जो अर्थ है ना, वो हमारी थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट और टू द सन है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है किसके, हमारे सोलर सिस्टम के, ठीक है। तो ना अर्थ को ना यूनिक प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है ना वो सपोर्ट करता है किसको, लाइफ को। मतलब एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट जिस पे अभी तक लाइफ पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। 71% जो अर्थ का सरफेस है ना, वो काई से कवर होती है, वो वाटर से कवर होती है। इसी की वजह से अगर हम बाहर देखें तो ये बाहर से ब्लू कलर में दिखती है, इसलिए हम लोग उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि बहुत, मतलब ये से ब्लू कलर में दिखती है, इसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को। अर्थ जो होती है वो जियोइड शेप में होती है। जियोइड कैसी होती है, मतलब ये जो टॉप है ना, पोल्स यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट होती है, मतलब बिल्कुल वो गोल भी नहीं होती है, मतलब इस टाइप से रहती है, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से फ्लैट रहती है पोल से, जिसकी वजह से इसका जो शेप है ना वो जियोइड रहता है, ठीक है। इसके बात करें तो हम अर्थ जो है हमारी वो कितनी 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है ना वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में लेती है 23 आवर्स एंड 57 मिनट्स, सॉरी, मतलब 24 आवर्स जो है तो वो एक अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, मतलब अपने खुद के एक्सिस पे। वहीं अगर हम सन की बात करें तो सन उसे लगता है पूरा 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो बेसिकली हम लोग तो बोलते हैं कि 365 डेज होते हैं अर्थ को एक रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज लगते हैं। तो ये 6 आवर्स का होता क्या है, तो क्या होता है कि जिसके 6 आवर्स जो है ना, इसको हम लोग 4 ईयर्स तक क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब 6 + 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया हमारा 24 आवर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हर 4 ईयर में एक दिन को ऐड कर देते हैं, मतलब इस 365 में एक और डे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे 365 डेज प्लस 1 डे कर देते हैं हम लोग, दैट इज 24 आवर्स, ये 6 आवर्स को। तो ये हो जाता है हमारा 366 डेज, जो कि हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो हर 4 ईयर में एक ईयर होता है जिसमें 366 डेज होता है। ये कब ऐड होता है, ये हमारा फेब्रवरी में, जो 29 फरवरी ना उसमें ऐड हो जाता है, मतलब 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी कर देते हैं उससे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ये 6 आवर्स है उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। अर्थ को हम लोग बोले तो गोल्डीलॉक प्लेनेट भी बोलते हैं। अब ये ना हमारा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि कौन से प्लेनेट को गोल्डीलॉक प्लेनेट बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो अर्थ को गोल्डीलॉक प्लेनेट बोलते हैं क्यों, क्योंकि जो अर्थ है ना वो एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जो लाइफ है ना उसके लिए सारी कंडीशंस जो होती है ना वो प्रोवाइड करता है। मतलब इसका जो हैबिटेबल जोन है ना, जो एरिया है ना, वो ज़्यादा हॉट भी नहीं, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, और बिल्कुल पानी, बिल्कुल वहाँ पे वाटर भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा सरफेस है। मतलब ये हर वो कंडीशन को फॉलो करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दैट्स वाई जो अर्थ है ना उसको एक गोल्डीलॉक प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि ये सस्टेन करता है किसको, लाइफ को। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेजिन के जो अर्थ है वो है प्लूटो है, या फिर यहाँ पे जो यूरेनस नेपच्यून है, अगर वहाँ पे होती तो क्या होता कि जो हमारा एटमोसफेयर है ना उसको लाइट ही नहीं मिलती, हीट ही नहीं मिल पाती। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड, इतना ज़्यादा फ्रीज होता है कि हम लोग जो लाइफ है ना वो सस्टेन ही नहीं हो पाता है। वहाँ पे ओशियंस ही नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ क्या होती है, आइस होती है। वहीं अगर अर्थ मर्क्यूरी की जगह पे होता, मर्क्यूरी यूनिवर्स की, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हॉट एटमोसफेयर होता कि पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट एटमोसफेयर हो जाता है। वहाँ पे वाटर नहीं होता हमारे पास, कुछ भी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो पाती। इसीलिए जो अर्थ है ना वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, और वो सारी जो भी कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है किसकी, लाइफ को सस्टेन करने की। जो डिस्टेंस है ना, अगर हम बात करें, ये लाइन आप देखिएगा, जो हमारी डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच में, वो इतनी है कि बस जो वाटर है ना उसको एक लिक्विड फॉर्म में रख सके।
इतनी डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, मतलब ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोन बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ना इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा हैबिटेबल जोन बोलते हैं। और इसी की वजह से और हम इसे गोल्डीलॉक जोन भी बोलते हैं, और इसीलिए जो हमारी अर्थ है उसको गोल्डीलॉक प्लेनेट भी बोलते हैं। जो हमारी लाइफ है ना अर्थ पे वो वाटर में से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, तो इसीलिए जो हमारा वाटर है ना वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमारी अर्थ है, तो जो हमारी अर्थ है ना ये जैसे 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, तो ये जो टिल्टेड वाला पॉइंट है ना ये हमारा एक्सिस हो गया। तो इस वाले जो एंगल है ना इसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। जो ये वाला एंगल बन रहा है, जो मे एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस वर्सेस इमेजिनरी एक्सिस, जैसे कि हमारी एक्सिस मेन होनी चाहिए थी बट हमारी एक्सिस ये, तो इन दोनों के बीच में जो जो एंगल बन रहा है ना वो होता है हमारा वर्टिकल प्लेन। और वहीं जो अदर प्लेन है जैसे कि एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में जो प्लेन बन रहा है ये होता है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मून की। तो मून जो है ना वो हमारी क्या है, ओनली सैटेलाइट है, किसकी, अर्थ की ओनली सैटेलाइट मून है। और अगर हम बात करें इसका डायमीटर, तो जो अर्थ का डायमीटर है ना उसका 1/4 डायमीटर, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 डायमीटर, मतलब अगर अर्थ का डायमीटर 60 है ना तो मून का डायमीटर सिर्फ 25 नहीं 15 होगा। ठीक है, इस टाइप से मतलब अर्थ के डायमीटर का 1/4 डायमीटर किसका है, मून का है। वही अगर बात करें तो जो मून है ना वो हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अर्थ के आसपास एक कंप्लीट राउंड लेने में कितना टाइम लगाता है, लगाता है हमारे 27 डेज। और हमें हमेशा मून की जो वन साइड ही विजिबल होगी, हम कभी मून की दोनों साइड्स को नहीं देख सकते। हम जब भी देखते हैं ना हमें मून की, देखिए इस टाइप में हमें जो हमारी मून है ना उसकी सिर्फ एक ही साइड विजिबल होगी। ठीक है, अब जो लाइफ है ना वो मून पे लाइफ एक्सिस्ट नहीं है, क्योंकि मून पे ना ही वाटर है ना ही एयर है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए ना वाटर ना एयर दोनों ही प्रेजेंट, इसकी वजह से मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स किसके पास है, मून के पास है। मतलब मून, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो हमेशा मून से ज़्यादा है, अर्थ का डायमीटर मून से ज़्यादा है। बट जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कितनी है, 1/6 है किसकी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के। मतलब अगर हम बात करें, मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 24 है, देखिए मेरा साइंस बहुत वीक है इसलिए जो यूनिट्स वगैरह है वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल 24 है तो मून की कितनी रहेगी, 24/6, डेट इज 4/6 24, मतलब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो इस टाइप से जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से एक 6, मून की जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 1/6 किसकी है। अब हम लोग बात करते हैं अगर हमारे मून की, तो जो मून है ना वो हमारा ओनली सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। मतलब अर्थ की एक ही सैटेलाइट है जो है हमारी मून। जैसे कि मार्स की 2 सैटेलाइट थी, फेबोस और डेमोस, और यूरेनस जुपिटर सैटर्न की भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स थी। वैसे मून, अर्थ की जो सैटेलाइट है वो है हमारी मून। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मून का जो डायमीटर है ना वो अर्थ का डायमीटर का 1/4 ही है। और इसके अलावा जो मून है ना वो हमसे 3,84,400 किलोमीटर अवे है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसमें। और जो मून है ना वो एक कंप्लीट रोटेशन अर्थ के अराउंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 27 डेज लेता है। वहीं अगर हम बात करें तो हमें मून की हमेशा एक ही साइड विजिबल होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मून पे ना लाइफ एक्सिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ना मून पे वाटर है नहीं एयर है, इसकी वजह से मून पे लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है किसकी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम बात करें जो मून की जो विजिबिलिटी है, मतलब जिस तरीके से मून हमको दिखता है उसके बेसिस पे भी इसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। अगर हम देखा हो तो कभी कभी मून जो है वो हमें पूरा दिखता है, कभी हमें मून बहुत ज़्यादा आधा दिखता है, कभी बहुत कम दिखता है और कभी दिखता ही नहीं है। तो ये जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो ना वो मून की जो अपीयरेंस है ना उस पर डिपेंड करता है। तो जो मून होता है ना, जिस रात को मून पूरा दिखता है हमारा, उसे हमने अगर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमने पूनम कहा है। तो इससे होता है कि जिसके 20 दिन तो हमारा जो मून है ना फुल विजिबल होता है। फिर उस दिन से लेके नेक्स्ट 15 डेज तक
जो मून है ना वो क्या होता है, कम होते जाता है, थोड़ा कम विजिबल होता है। और फिर 15 डेज बाद जो है ना वो मून कभी पूरा कंप्लीटली विजिबल ही नहीं होता है हमारी अर्थ से। तो उस रात को हम लोग कहते हैं अमावस्या। फिर वापस क्या होता है कि मून थोड़ा विजिबल होने लगता है। वैसे जो मून है ना उसको उसकी विजिबिलिटी के बेसिस पे पूनम और अमावस्या में डिवाइड कर दिया हुआ है। जिस दिन मून पूरा विजिबल होता है उसे हम कहते हैं पूनम, और जिस दिन मून पूरा विजिबल नहीं होता है, दैट इज नो मून इन द स्काई, वो होता है हमारा अमावस्या। अब बेसिकली देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ के आसपास इलेप्टिकल पाथ में रोटेट करता है। तो इलेप्टिकल पाथ में जब मून जो है वो सबसे ज़्यादा पास होता है ना हमारी अर्थ के, तो उस जब मून सबसे ज़्यादा पास होता है हमारे अर्थ के, तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिगी। पेरिगी मतलब मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मून की जब मिनिमम डिस्टेंस होती है। वहीं जब मून सबसे ज़्यादा दूर होता है ना हमारे अर्थ से, तो उसे हम कहते हैं एपोगी, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब नियरेस्ट होता है तो पास से, अब इसको याद रखने का सिंपल फंडा ये है, पेरिगी मतलब पास, पास से पेरिगी, एपोगी मतलब अपार्ट, अपार्ट से एपोगी मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो उसके बाद हमारी बात आती है कुछ टर्म्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। पहला आता है हमारा एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है, न्यूमरस टाइनी बॉडीज होती है जो कि मेटल और रॉक से मिलकर बनी हुई रहती है, और जो मार्स और जुपिटर के बीच में मैंने बताया, जिसके जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें जो चीज़ें रोटेट करी वो क्या होता है, हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल और रॉक्स होते हैं जो कि हमारे सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं मार्स जुपिटर के बीच में। जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है हमारा, वो है हमारा सेरेस। सेरेस अभी तक हमारा लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है। ठीक है, ये ना इरेगुलर होते हैं शेप में, मतलब इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये फोटोज में देख सकते हैं, ये तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये इनडेफिनेट शेप में होते हैं। वैसे कोई से भी शेप में, ये अलग अलग शेप्स में होते हैं। उसका बात करते हैं हमारे मेटियोर्स की। मेटियोर्स क्या होते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो प्लैनेट्स वगैरह में से टूट गए, जिसके प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स इनमें से टूट जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स वगैरह इसमें से अलग हो गए हैं, अब ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं। और जब ये अर्थ की इस पे एंटर करते हैं, मतलब क्या होता है कि मूव तो कर रहे हैं, सडनली क्या होता है, ये ऐसे करके ना मतलब अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं। अर्थ की सरफेस पे जब ये एंटर कर लेते हैं तो ये इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्शन से आते हैं कि ये पूरी तरीके से ना बर्न हो जाते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। मतलब इनका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हाई होता है कि बर्न हो जाते हैं कम्प्लीटली, और इन्हें हम लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स होते हैं। वो मेटियोर्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव कर रहे थे और सडनली किसी वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेते हैं और वहाँ से फॉल होते हैं, और जब वो फॉल हो रहे होते हैं तो ड्यू टू हाई फ्रिक्शन वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटियोर्स। मेटेरोइड्स क्या होते हैं कि जो मेटियोर्स है ना वो मतलब अर्थ की सरफेस में एंटर किए बट कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ और अर्थ की सरफेस पे गिर गए, मतलब वो एटमॉस्फेयर में तो बर्न नहीं हुआ कंप्लीटली, वो क्या हमारे अर्थ की सरफेस पे गिर गया। जैसे कि इस टाइप से आप ये देख सकते हैं इस फोटो में, ये ठीक है हमारा मेटेरोइड्स, और ये होता है हमारा मेटियोर्स, ये शूटिंग स्टार्स। तो मेटेरोइड्स होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं कि पूरी तरीके से अर्थ की सरफेस में, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं होता और अर्थ पे गिर जाते, तो वो हमारे मेटेरोइड्स होता है। अगर हम बात करते हैं एक लेक है महाराष्ट्र में, जिसको हम कहते हैं रोनाल्ड लेक, ये होता है हमारा बुंदारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जो रोनाल्ड लेक है ना वो भी क्या हुआ था कि जब अर्थ की सरफेस पे जब वो मेटेरोइड गिरा तो उसकी वजह से ना उसकी हीट वगैरह की वजह से क्या हुआ था कि प्लेस्टोसिन पीरियड में, जो हमारा प्लेस्टोसिन पीरियड था, उस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा टाइप से बन गया था, और उसमें जब पानी भरा गया तो एक टाइप से एक लेक फॉर्म हो गया था हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं रोनाल्ड लेक। तो ये जो रोनाल्ड लेक है ना हमारा महाराष्ट्र के बुंदेरा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी हमारा मेटेरोइड से ही बना हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एस्ट्रॉइड्स जो कि प्लैनेट्स और उसके प्लैनेट्स वगैरह के जो पार्ट्स रह गए, रॉक्स और मेटल्स ले गए जो अलग हो गए थे, वो इरेगुलर शेप्स में जो मार्स जुपिटर के बीच में रोटेट कर रहे, से अलग अलग बेल्ट में रोटेट करे, फ्रीली उसमें यूनिवर्स में रोटेट करे, वो तो हमारे एस्ट्रॉइड्स। मेटेरोइड्स जो कि ना वो वही एस्ट्रॉइड जब वो अर्थ की सरफेस में एंटर कर लेते हैं और कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो वो मेटेओर्स हो जाते हैं, शूटिंग स्टार्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और वही मेटेओर्स जब कंप्लीटली बर्न नहीं होते और अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं तो वो हो जाता है हमारे मेटेरोइड्स। रिसेंटली अगर हम बात करें तो रोनाल्ड लेक जो है वो भी हमारा कैसे बना हुआ है, मेटेरोइड से बना हुआ है, वो भी प्लेस्टोसिन पीरियड में। कॉमेट्स क्या होती है, तो कॉमेट्स जो होती है ना वो आइसी बॉडीज होती है जो कि रिलीज
जब वो सन के आसपास घूमती है ना तो क्या करती है, वो गैसेस रिलीज करती है। बेसिकली इसमें होता है कि जैसे ये है, ये सन के आसपास में रोटेट कर रही है। कोई भी आईसी बॉडी जो गैसेस से बनी हुई है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, और वो रिवॉल्व करते 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 सडनली क्या होता है, सन के पास में चले गई। और वो जैसे सन के पास में जाएगी ना तो उसमें ना इवेपोरेशन की, आईसी तो है वो, तो उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। तो उससे क्या होगा, इससे पीछे इसमें जिसके आप देख रहे हैं ये टेल लाइक का स्ट्रक्चर निकल जाएगा। सॉरी, ये ना टेल टाइप्स का से इसमें पीछे स्ट्रक्चर निकल जाएगा। तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। आईसी बॉडीज वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, जैसे सन के पास जाती है इवेपोरेशन होता है, उसमें पीछे ना ऐसे टेल लाइक का स्ट्रक्चर होने लग जाता है। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो एनी डस्ट पार्टिकल्स जो कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट्स का जो कि फ्रीली एटमॉस्फेयर में मतलब स्पेस में फ्रीली मूव करता है, वो हमारा मेट्रॉइड्स होता है। ठीक है, मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, मेट्रॉइड्स जो कि अर्थ के सरफेस में एंटर करके बर्न नहीं होते हैं, और मेट्रॉइड्स जो कि फ्रीली स्पेस में मूव कर रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं जैसे प्लैनेट्स है, ये हमारा अर्थ रोटेट कर रही है, जुपिटर रोटेट कर रहा है, ये हमारे जो ये एस्ट्रॉइड्स हो गए हमारे, ये मैन एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हो गई, ये हमारे कॉमेट्स हो गए। देखिए जैसे पीछे आईसी बॉडी सन के आसपास आई और आईसी बॉडी हो गई। ठीक है, वैसे हमारे मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स भी हो गए हैं ना, इस टाइप से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो स्टार और मून है ना, वो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि हमें सिर्फ रात में विजिबल होते हैं। ये रात में क्यों विजिबल होते हैं, तो बेसिकली जब सन की जो लाइट रहती है ना वो इतनी ज़्यादा पावर में रहती थी, मतलब डे टाइम में मतलब अर्थ जो रहती है वो अर्थ का जो फेस रहता है वो सन की तरफ रहता है। उस टाइम पे मतलब जिस जो फेस सन की तरफ रहेगा उस पर लाइट नहीं आती, तो उस टाइम पे डे हो जाता है। तो डे होता है तो होता क्या है कि जो सन की लाइट है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी जो लाइट है ना वो उनको मतलब पूरी तरीके से इनविजिबल कर देती है। मतलब हम लोग सन के लाइट में ना इसको देख ही नहीं पाते। ठीक है, जो मून है ना वो, ये कुछ सिर्फ फैक्ट से कुछ कंसेप्ट जो आपको पढ़ने हैं इसमें, जैसे मून जो है वो अलग अलग नाइट पे अलग अलग अपीयर होता है। जैसे कि आप फुल मून नाइट को पूर्णिमा और 15 डेज नाइट जो होती है उसको हम लोग मतलब जिसमें कोई भी मून नहीं दिखता उसे अमावस्या कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिग होती है और बहुत हॉट होती है, जैसे कि वो गैसेस से बनी हुई रहती है। जैसे हमारा स्टार सन जो है वो भी स्टार है, वो गैसेस से बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बिग भी और क्या है, हॉट भी है। तो ये क्या हमारी सेलेस्टियल बॉडी है सन भी। बट ठीक है, भी हमको क्या है कि जो सन के अलावा जो अदर स्टार्स है ना उनकी हीट एंड लाइट मतलब फील नहीं हो पाती। हम अदर स्टार जो हम देखते हैं आसमान में उनकी हीट एंड लाइट हमको फील क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, सन से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, इसके हम हमको फील नहीं कर पाते और वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे भी दिखते हैं। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि रात को हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो स्टार्स है ना वो एक डेफिनेट शेप में विजिट होते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कैसे मतलब अलग अलग शेप में, लाइक आपने सुना होगा सप्तऋषिका के 7 तारे रहते हैं, वो एक डेफिनेट शेप में विजिबल होते हैं। लाइक इस टाइप से कि यहाँ पे एक तारा फिर एक तारा फिर ऐसे इस टाइप से कुछ ऐसे कुछ रहते हैं सप्तऋषि, ऐसे तारे रहते हैं। इस टाइप से ना अलग अलग मतलब वो पैटर्न बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जब स्टार से पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो कॉन्स्टलेशन में एक आता है हमारा उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। उर्सा मेजर मतलब होता है हमारा जो द बिग बियर होता है ना, आप नेट पे सर्च कर सकते हो उसका फोटोज, तो द बिग बियर करके जो स्टार से पैटर्न बनाता है वो होता है। एक दूसरा था हमारा सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं स्मॉल बियर और एग्जैक्टर, बहुत सारे से पैटर्न बनाते हैं कॉन्स्टलेशन के। ठीक है, मैंने बता दिया है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो दूसरे प्लेनेट से अपनी लाइट्स को लेते हैं जो कि दूसरे स्टार से लेते हैं। वो जैसे अर्थ जो है वो भी क्या एक सेलेस्टियल बॉडी है, और अर्थ किससे लाइट लेती है, तो अर्थ सन से लाइट लेती है। वैसे ही बहुत सारे प्लेनेट होते हैं उनकी खुद की सैटेलाइट होती है, जैसे कि हम अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून, तो अर्थ की खुद की एक सैटेलाइट होती है जो होती है मून, और जो मून है ना वो ओनली सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। अगर हम बात करते हैं जिसकी ये हमारी अर्थ और सन है, तो जब सन के सामने अर्थ का ये वाला फेस रहेगा ना, जब भी हमारा सन के सामने अर्थ का ये वाला फेस रहेगा तो हमेशा इस तरफ डे होगा, वहीं जो अर्थ का पिछला हिस्सा है जो बैकवर्ड वाला उस पर हमेशा नाइट होगी। पर जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी किससे, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, तो क्या होगा, ये वाला
जो पार्ट है वो पीछे चला जाएगा और दूसरा वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो क्या होगा फिर, अब जो सन है ना उसकी जो लाइट है ना वो इस वाले पार्ट पे पड़ेगी और जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर रात हो जाएगी। इस तरह से डे और नाइट होता है, ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन है ना उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डे एंड नाइट होता है। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अर्थ जो है ना उसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो हमेशा सन की लाइट पे डिपेंड होती है, ठीक है। जो प्लैनेट्स होता है ना वो हमेशा सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, वहीं जो सैटेलाइट्स होती है ना वो हमेशा प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती है। और जो प्लैनेट्स है ना वो सन के आसपास रिवॉल्व करने के अलावा खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। टिल 2006 में आपको बताते हैं कि अगस्त 2006 में प्लूटो प्लैनेट था, बट उसको फिर 2006 में डार्क प्लैनेट बोल दिया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, प्लैनेट की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा था। अब एक चीज़ आपको ये करनी है कि देखिए जो प्लैनेट्स उनके नाम को याद करने के लिए सिंपल सा नेमोनिक है, जो आपको जिससे आप प्लैनेट्स को जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लाइन याद करनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये क्या है, माई मतलब एम से क्या आ जाएगा हमारा मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये आप सीक्वेंस में सारे प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून याद रखना है। इसके अलावा एक कंसेप्ट जो आपको और पढ़ना है वो है हमारा अर्थ का जो अर्थ की जो डिस्टेंस है सन की, उससे आपको क्या करना है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंसेप्ट और है जो हमें पढ़ना है, वो है ये वाला कंसेप्ट। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये हमारा सन है, तो ये सन जो है हमारा 2006 में हमारा जो प्लूटो है ना उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि 2006 अगस्त में इसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो प्लैनेट की जो कंडीशन है ना उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको जो हमारी स्पेस एजेंसी ने उसने ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था। अब एक बात बताओ आपको, जैसे जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम को एक सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक नेमोनिक है, जिससे आप इनको सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो, कितने प्लैनेट्स है ये भी याद रख सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको याद रखना है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इससे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं किसी हमारे 8 प्लैनेट्स के नाम को। अब एक और जो कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट हमारा आज की क्लास का, डेट इज हमारा ये है। देखिए जैसे हमारे सन है, तो सन के जो अर्थ है हमारी वो क्या कर रही है, सन के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जब अर्थ जो है वो सन के सबसे ज़्यादा नियर होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिहिलियन बोलते हैं। जब जो अर्थ है वो सन के सबसे ज़्यादा नियर है, वहीं जब सन से अर्थ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है तो इसे हम लोग कहते हैं एपिहिलियन, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो इसे पेरिहिलियन मतलब पास, एपिहिलियन मतलब अपार्ट। वैसे मैंने आपको मून का बताया था कि जब अर्थ मून के सबसे ज़्यादा मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरी की, और वहीं सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोगी कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो अभी आपको घर जाके करनी है वो है ये कि मैंने ना यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, आपको दिख रहा है, ये ना मैंने कुछ बॉक्स में ये कुछ सिम्बॉल्स लिखे हैं, ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज में मैंने कुछ लिखा है, तो आपको ये पता करना है कि मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। और जो पता कर सकता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने क्या लिखा है ये, ठीक है। So guys, thank you for today's class. Now please like, share and subscribe our channel. और ऐसे हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के आपको पढ़ा सकें, और ऐसे ही हम खुद को ही मोटिवेट रखें, आपको ही मोटिवेट करें, और हमारा कोर्स जल्दी से ख़त्म हो। होप हमारा नेक्स्ट प्रीलिम्स के पहले कोर्स ख़त्म हो जाए। थैंक यू।